नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शुरुआत सीधे विदेशी बाजार के संकेत आपको बताकर कर देते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार का हाल आप देखिए। एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत बिकवाली के साथ हल्की सी गिरावट पर होती हुई दिख रही है। करीब 62 अंकों की गिरावट 15,430 के स्तर पर अब फिलहाल यहां पर ट्रेड आप देख पाएंगे। इसके अलावा निक्कई के बाजार में 140 अंकों की गिरावट है और हांगकांग के बाजार अपने आप को संभालते हुए फिलहाल करीब 100 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में हल्की ही सही लेकिन 32 से लेकर 50 अंकों की रेंज में बढ़त के साथ फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। सुबह के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार में एक छोटे से दायरे में कामकाज हमने देखा, जहां पर S&P और नैस्डैक में सपाट क्लोजिंग दिखी और साथ ही डाउ में करीब 65 अंकों की बढ़त के साथ हमने क्लोजिंग देखी। लेकिन चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझते हैं और साथ ही कोरोना का अपडेट खास क्या है ये भी जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र विदेशी बाजार कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक एक्शन है, थोड़ी आपको हल्की सी नरमी आती हुई जरूर दिख रही है और आज शाम अमेरिकी बाजार भी बंद हैं। थोड़े वॉल्यूम्स हमने वैसे भी फ्राइडे को कम देखे थे एंड आज ऑफ कोर्स उसका भी आप हल्का सा इफेक्ट देखेंगे। हालांकि जो बाजार खुले हुए हैं एशिया के इस समय ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, थोड़ी सी नरमी आपको आते हुए दिख रही है। जापान से कुछ रिटेल डेटा आया है, चीन से भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने वाला है, तो यहाँ से बाजार पर थोड़ा इंपैक्ट आपको आते हुए दिखेगा। बिजी हफ्ता है क्योंकि ओपेक की बैठक होने वाली है। कल उत्पादन को लेकर कुछ निर्णय आ सकता है, तो वहां पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही मई महीने की यूएस की जॉब्स रिपोर्ट फ्राइडे को आएगी। अनुमान लगाया जा रहा है 6.25 लाख नई जॉब्स जुड़ने का। और यूएस फेड के कई सदस्य विभिन्न सार्वजनिक इवेंट्स पर इस हफ्ते बात करेंगे, तो वहां से हिंट लेना पड़ेगा कि आते समय पॉलिसी पर क्या विचार हो सकता है, क्योंकि 15 और 16 जून को फेड की बैठक भी है। अगर आप देखें तो फ्राइडे को हल्के वॉल्यूम्स के बीच बहुत ही छोटे दायरे में अमेरिकी बाजार में कारोबार हुआ और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ वैसे अगर आप देखें तो 65 अंक चढ़कर बंद हुआ है, पर ऊंचाई से 100 अंक फिसला और बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार आपको होते हुए दिखा। S&P 500 यहां पर भी हल्की सी बढ़त रही और अपने नए रिकॉर्ड से 1% से कम दूरी पर है इस समय S&P 500। वहां पर नजर रखिए। कुछ पर्सनल कंजम्पशन डेटा भी आया था फ्राइडे को, जहां से बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। साथ ही हमने देखा कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उस पर दबाव था, 1.58% तक गिरती हुई दिखी है, तो वहां से भी बाजार को सहारा मिला है। ओवरऑल पिछला हफ्ता थोड़ा कंसोलिडेशन का ही रहा। डाउ और S&P पर 1% की बढ़त देखी, नैस्डैक वहीं 2% ऊपर पिछले हफ्ते होते हुए दिखा है। यूरोप के बाजार यहां पर तेजी का ही माहौल है और वो बरकरार रहते हुए दिखा फ्राइडे के सेशन को। कच्चे तेल में आप काफी तेज बढ़त पिछले हफ्ते हमने देखी, 5% का उछाल देखा और अभी भी अगर आप देखें तो ब्रेंट $69 के करीब है। अब ओपेक की बैठक से पहले देखना पड़ेगा कुछ एक्शन होता है कि नहीं। और फाइनली डॉलर पर हम दबाव जरूर देख रहे हैं, बट सोना वापस $1900 के पार आते हुए दिखा है। बिल्कुल दीपांशु, ये तो विदेशी बाजार के हमने यहाँ पर ट्रिगर्स जाने, लेकिन कोरोना के ताज़ा आंकड़े लगातार गिरावट हम देख रहे हैं। ताज़ा डेटा क्या कह रहा है? बिल्कुल, और गिरावट का ही ट्रेंड बरकरार है। जो हमने देखा कि वीकेंड पर लगभग 1,70,000 के करीब मामले आते हुए दिखे। कल हमने देखा 1,53,000 मामले सामने आए। पिछले 3 दिनों में 5 लाख नए मामले सामने आए हैं। पिछले हफ्ते जब हम इस समय बात कर रहे थे तो 7.5 लाख मामले थे, उससे पहले 9 लाख मामले थे और उससे पहले 12.5 लाख मामले थे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से नए मामलों में गिरावट होते हुए दिख रही है। 10,000 लोगों की अभी भी मौत हुई है, बट यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अब जो डेथ रेट है वहाँ पर भी हल्की सी गिरावट आती हुई दिख रही है। 3 दिनों में करीब 8 लाख लोग ठीक हुए हैं, तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। और भारत में अब करीब 20 लाख एक्टिव मामले हैं, जो कुछ दिन पहले 25 लाख का आंकड़ा था, तो वहां पर भी आप लगातार गिरावट का ही ट्रेंड देख रहे हैं। नए मामलों की जो 7 दिन की एवरेज है, यानी कि वीकली एवरेज है, वो 6 हफ्तों के निचले स्तर पर इस समय आती हुई दिखी है, तो डेफिनेटली सहारा वहां से आते हुए दिख रहा है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे तो हर राज्य ने लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 1 से 2 हफ्ते के लिए लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, पर उसके साथ साथ काफी जगहों पर आंशिक अनलॉकिंग का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले अगर आप देखें तो दिल्ली में आज से कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और फैक्ट्रीज में कामकाज शुरू हो पाएगा। वहीं हरियाणा में मॉल्स, होटल्स और दुकानें खुल पाएंगी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। ऐसा नहीं है कि फ्रीली खुल पाएंगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ खुल पाएंगी, ये एक बड़ी बात है। साथ ही
हिमाचल में सभी दुकानें अब सुबह 9 से 2 के बीच खुल पाएंगी। महाराष्ट्र और यूपी समेत बाकी कई राज्यों ने भी ढील देने की घोषणा की है। जैसा कि कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर पॉजिटिविटी कम है और साथ ही बेड की रिक्वायरमेंट भी कम है, वहां पर लोकल अथॉरिटीज को फ्रीडम दे दी गई है कि वो किस तरह की ढील देना चाहती हैं। तो अगर आप मुंबई की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना पड़ेगा, आज शायद बीएमसी की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस आ सकती हैं जहां से क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह की इस शहर में ढील दे दी गई है। बट ओवरऑल हर राज्य में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन को कुल बढ़ाया गया है, बट आंशिक तौर पर ढील देना भी शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन क्षमता को लेकर भी काफी अपडेट्स आए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इस महीने यानी कि जून के महीने में 10 करोड़ टीकों का सप्लाई करेगी। कल से अगर आप जून के महीने की शुरुआत देखें, कोवैक्सीन बनाने की क्षमता को भी डबल किए जाने वाला है और अगस्त तक कोवैक्सीन का उत्पादन 6 से 7 करोड़ डोजेस पर महीने किया जाएगा। सरकार ने होटल्स को चेतावनी दी है। हमने देखा कि काफी सारे होटल्स की एडवर्टाइजमेंट्स आ रही थी कि आप हमारे पास आइए, वैक्सीन करवाइए, और फिर एक स्टे का भी ऑफर दिया जा रहा था। सरकार ने कहा है कि ये अलाउड नहीं है, सिर्फ 4 जगहों पर वैक्सीनेशन किया जा सकता है। गवर्नमेंट सेंटर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वर्क प्लेसेस जिन्हें परमिशन दे दी गई है, और अगर बुजुर्ग हैं या फिर कोई और आपको इनेबिलिटी है तो फिर घर पर वैक्सीनेशन। इसके अलावा और कहीं पर वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है, तो यहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिले जुले संकेत ऑफकोर्स विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं। ऑफकोर्स डेटा स्पेसिफिक आज का दिन और इवेंट स्पेसिफिक पूरा हफ्ता रहने वाला है, लेकिन कोरोना के आंकड़ों से काफी हद तक यहाँ पर उम्मीद बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि लगातार गिरावट कोरोना के नए आंकड़ों में देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स लॉकडाउन जो है, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं तमाम राज्यों में अब भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं ये कम होते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर हिदायत पूरी बरती गई तो फिर धीरे धीरे पूरी सिचुएशन ठीक होती हुई जल्द ही दिखेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन जरा देखें। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 913 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस ने करीब 536 करोड़ की खरीदारी की है और कैश मार्केट में ही डीआईएस की तरफ से 112 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो क्लियरली एफआईएस डीआईएस दोनों ही कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं और वायदा बाजार में एफआईएस की भी खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये तमाम संकेतों को समझते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एफआईएस डीआईएस के खरीदारी के आंकड़े हैं, ये अच्छी बात। कोरोना के मामलों में गिरावट देख रहे हैं, ये अच्छी बात। तो मिले जुले ग्लोबल संकेत, कितना अच्छा समझा जाए सब कुछ, और आज के लिए पहला ट्रेडिंग सेशन हफ्ते का कैसा लग रहा है, पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पहली चीज तो ये कि जितना नीचे आपको 75 पॉइंट एसजेक्स निफ्टी दिख रहा है, कोई ऐसा मुझे तो रीजन नजर नहीं आता कि बाजार नीचे भी खुलने चाहिए। और फिर भी ये समझ लें कि चलिए ठीक है, पिछले हफ्ते काफी कुछ एक्सपायरी की वजह से और उसके बाद जो कुछ एक्शन तेजी की तरफ होना था वो हो गया, और उस लिहाज से अगर बाजार नीचे खुले भी तो तुरंत ही खरीदारी करने के मौके होंगे। तो पहली चीज तो हम खुलने पॉजिटिव चाहिए, अनलेस कि यहाँ से अब बाजार 9 सवा 9 बजे जब खुलेगा तो उस समय तक अगर डाउ फ्यूचर्स बहुत गिर जाएं या एशिया के बाजार गिर जाएं तब तो अलग बात है। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो हमारे बाजार मजबूती के साथ खुलने चाहिए। 70-75 पॉइंट नीचे खुलने का कोई कारण बनता नहीं है। और फिर भी अगर वहां खुलते तो देखिए, बेस्ट रेंज आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से आज दिन की जो है वो 15,300 15,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और वो आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 15,550 15,600 की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक बार फिर से बाजार एक नया हाई बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा और ऊपर मजबूती की कोशिश करेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, पिछले 2 सेशन से बैंक निफ्टी आराम से 35,000 के ऊपर बंद हो रहा है, तो अच्छी मजबूती के साथ बंद हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत और समस्या है नहीं। मुझे लगता है यहाँ से भी बैंक निफ्टी में भी थोड़ी और तेजी बनने की संभावना बन सकती है। पहले सपोर्ट के तौर पे बता दूं आपको, 34,700 से 34,950 बैंक निफ्टी पर ये एक मजबूत सपोर्ट जोन है, और ऊपर की तरफ 35,450 35,500 ये हल्की रुकावट का लेवल है। यहाँ तक तो हम पहुँचने ही चाहिए, और उसके बाद अगर वहाँ से पार निकले तो 35,700 से 35,850 के आसपास की रेंज तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है, गिरावट में खरीदारी करे, जितना ज्यादा गैप नीचे मिले उतना तुरंत खरीदारी करनी चाहिए।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो अब बिल्कुल मौके आज के सत्र में भारतीय बाजार में बनते हुए दिखेंगे। गिरावट में खरीदारी के पूरे मौके हैं, इसका फायदा जरूर उठाना है। ट्रेडिंग रेंज पर फोकस कीजिएगा। निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जो है 15,300 से 15,350 का मानकर चले। वहीं निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज 15,550 से 15,600, इस दायरे को आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट 34,700 से 34,950 के दायरे को माने और 35,450 से 35,500 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करते हुए दिखेंगे। पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बाजार के खुलने की पूरी संभावना है। हर ट्रेडिंग रेंज को आप ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर और पूरे वीकेंड के दौरान शुक्रवार को बाजार खत्म होने के बाद कौन सी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे, कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन सी खबरें हैं जिस पर आज के लिए आपको फोकस करना है। पूरी तैयारी आपकी करवाते हैं। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं, सबसे पहले तो नतीजे ढेर सारे आए होंगे। डेफिनेटली गुड मॉर्निंग मानसी। काफ़ी सारे नतीजे आए ओवर द वीकेंड, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले तो देखिए डीवीज लैब के नंबर्स आए हैं, स्लाइटली अनुमान से बेहतर ये नजर आ रहे हैं क्योंकि रेवेन्यूज जो है उसमें 29% का जंप देखने मिला। मार्जिन्स जो है 40% पे आए, 32% से बढ़ के हमारा अनुमान 39% का था। इसके अलावा मुनाफा जो है 502 करोड़ पे आया, 470 करोड़ के आसपास का अनुमान था। बोर्ड ने 20 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो हर फ्रंट पे नंबर्स जो है हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर लग रहे हैं और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्लेनमार्क अनुमान के मुताबिक नंबर्स है। जो कंपनी की आय है 2,860 करोड़ पे आई, इतना ही हमारा अनुमान था। मार्जिन्स 18.2% पे आए हैं। मुनाफा 234 करोड़ पे आया, 230 करोड़ के आसपास का अनुमान था। 2.5 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ एडजस्टमेंट्स के चलते इस कंपनी के जो नंबर्स है थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कमज़ोर लग रहे हैं। वन टाइम इम्पैक्ट जो है करीब 3,314 करोड़ के आसपास का है, उसके चलते कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके लिए कंपनी का नुकसान जो है 1047 करोड़ के आसपास है। अगर इसको एडजस्ट करें तो 2,270 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है। एनआईआई जो है 4.5% के आसपास बढ़ी है। ग्रॉस एनपीए 9.6% से घटकर 8.87% पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ वन टाइम इम्पैक्ट की वजह से आपको देखने मिल रहा है कि लॉस है, लेकिन एक्चुअल अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे तो 2,270 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है। अब बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक की। यहाँ नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर है। कंपनी का मुनाफा नो डाउट 111 करोड़ पे आया, जबकि हमारा अनुमान 155 करोड़ के आसपास था। एनआईआई जो है 428 करोड़ पे आई है, 490 करोड़ के आसपास का अनुमान था। जो ग्रॉस एनपीए है 2.94% से बढ़ के 5.11% पे आए। क्वार्टर में आपको बता रहा हूँ, ये कुछ कम बैंक्स में से है जिनके एनपीएस बढ़े, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आरईसी यहाँ पे स्टैंड अलोन अगर आप नंबर्स देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 18.5% बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा जो है 2,070 करोड़ के आसपास आया है। अब कुछ कैश के नतीजों की बात करते हैं तो एनसीसी यहाँ पे जो रेवेन्यूज है करीब 20.7% बढ़े हैं। मार्जिन्स गिरे हैं इस कंपनी के 12.35% से गिर के करीब 11% के आसपास आए हैं। मुनाफा जो है 95% बढ़ा है, 118 करोड़ के आसपास आया है। बेस क्वार्टर में एक्सेप्शनल लॉस होने के कारण इस तरह के नतीजे आपको देखने मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन बैंक की। यहाँ एनआईआई करीब 66.5% बढ़े हैं। कंपनी का मुनाफा जो है 1725 करोड़ पे आया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस था कंपनी को। ग्रॉस एनपीएस जो है 9.05% से बढ़ के 9.86% पे आए हैं। डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें कमी आई है, 3.13% से कम होके 2.34% पे आए हैं। अब कुछ ट्रिगर्स की बात करते हैं तो आज एफएनओ में औरबिंदो फार्मा के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा कैश में टूरिज्म फाइनेंस, जमुना ऑटो, कोल्टे पाटिल, नेलकाश, नारायण हृदयालय, मार्क्सन्स फार्मा और रूपा एंड कंपनी, ये वो तमाम कंपनीज है जिनके नतीजे आने वाले हैं। और रूपा एंड कंपनी पे तो नजर रखिएगा क्योंकि पिछले हफ्ते आपने देखा किस तरह से होजी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजर रखिएगा क्योंकि पार्टली पेड शेयर्स की पहली किस्त जमा करने की आज आखिरी तारीख है। पीएनबी हाउसिंग पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। इंडिया का Q4 जीडीपी आंकड़ा आने वाला है। और इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक एक्स डिविडेंड है। इन्फोसिस पे 15 रुपये का, एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड पे 23 रुपये प्रति शेयर का। तो इसका एडजस्टमेंट आज आपको इन स्टॉक्स में देखने मिलेगा। ओके वरुण, ढेर सारे आंकड़े रिजल्ट्स के तौर पर और ट्रिगर्स भी, लेकिन खबरें कौन सी हैं जिस पर आज नजर रखनी है? ओके देखिए खबरें ढेर सारी है, जिसमें सबसे पहले तो फिनिक्स मिल पे नजर रखिएगा क्योंकि कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है इस कंपनी की 2 सब्सिडरीज है। बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इनका कैनेडियन पेंशन प्लान के साथ। उसमें एक सब्सिडरी जो है माइंडस्टोन मॉल डेवलपर्स, उसमें 14% हिस्सा खरीदने के लिए 560 करोड़ का खर्चा करने वाली है। और दूसरी जो है आइलैंड स्टार मॉल डेवलपर्स, इसमें फिनिक्स और कैनेडियन प्लान पेंशन फंड जो है इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है दोनों मिलकर 800 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाले हैं। तो फिनिक्स मिल में काफ़ी कुछ निवेश आ रहा है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तरफ से, तो यहाँ नजर रखिएगा।
बैंक्स आज फोकस में होंगे क्योंकि सरकार ने लोन पर गारंटी योजना जो है उसका दायरा बढ़ा दिया है। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है उसका सरकार ने दायरा बढ़ाया है। इसकी जो मियाद है 30 सितंबर तक जारी रहेगी। लोन का डिसबर्समेंट जो है 31 दिसंबर तक बैंक कर पाएंगे। तो इसके चलते आज सारे बैंक जो है वो फोकस में होने चाहिए। एयरलाइन स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, वैसे भी अनलॉक थीम काफ़ी हद तक प्ले हो रही है और यहाँ पे 1 जून से जो किराया है वो महंगा होने वाला है। एविएशन मंत्रालय ने डोमेस्टिक एयरलाइंस को हवाई किराया 15% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 1 जून से हवाई किराया जो है उसमें 15% की बढ़ोतरी होने वाली है। तो यहाँ पे आपको नजर रखना ही है। इसके अलावा सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, जुबिलेंट फार्मोवा पे नजर रखिएगा क्योंकि रेमडेसिविर का जो उत्पादन है उसको 10 गुना से ज़्यादा बढ़ाने का यहाँ पे अप्रूवल है। तो अब हर दिन 3.5 लाख रेमडेसिविर शीशियाँ जो है उसका उत्पादन होगा और रेमडेसिविर को उत्पादन प्लांट संख्या जो है 20 से बढ़ा के 60% की गई है। ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है। इसके अलावा इसकी मांग जो है उसमें से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। तो इसके चलते आपको यहाँ रखना है नज़र। एलेम्बिक, नैटको, अबाउट इंडिया, अंबालाल साराभाई, हाल ही में आपने देखा था काफ़ी हरकत इस काउंटर में भी देखने मिली थी। खबर ये है कि वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी उसमें विस्तृत चर्चा हुई है और इस बैठक में काफ़ी सारे फैसले लिए गए हैं। एम्फोटेरिसिन जो कि ब्लैक फंगस के लिए यूज़ होती है उसमें 31 अगस्त तक जीएसटी पे पूरी तरह से राहत दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके चलते ये सब स्टॉक जो है हरकत में रहने वाले हैं। जीएससीएल, लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। 7 जून तक यार्न डिवीजन जो है उसमें कामकाज बंद रहने वाला है। अंबिका कॉटन, यहाँ भी तमिलनाडु में लॉकडाउन के चलते, एक्सटेंशन के चलते 7 जून तक कामकाज बंद रहने वाला है। और आरती सर्फेक्टेंट्स, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि प्रोमोटर्स ने यहाँ हिस्सेदारी घटाई है। 48.68% से घटाकर 47.122% की है। 26 मई के आसपास इन्होंने करीब 1.5% के आसपास का हिस्सा बेचा था, तो उसके चलते हिस्सेदारी घटी है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें और कई सारे नतीजे रहे हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस की खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए क्विकली आपको बता देते हैं। मैं 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ, एक है दीपक नाइट्रेट और दूसरा है पीईएस। ये दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो करीब 1800 रुपए के आसपास हैं और दोनों में एक कॉल वो 1800 की ही आप ले रहे हैं। तो दीपक नाइट्रेट में 1800 की कॉल लेंगे 86 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 70 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 120 रुपए। दूसरी तरफ पिरामल एंटरप्राइज का 1800 की कॉल लेंगे आप जून की और 87 रुपए पे ये आपको मिलेगी। स्टॉप लॉस रखें 65 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 130 का। ऑलराइट, तो चलिए ये 2 कॉल्स ऑप्शंस के तौर पर आपको यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं। चलिए वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की राय जानिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 1035 के टारगेट्स को मानकर चलिए 980 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स हैं, एचडीएफसी लाइफ और अदानी पोर्ट। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर 678 के टारगेट्स को मानकर चले 660 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। और अदानी पोर्ट्स में भी अगर खरीदारी करते हैं 810 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 765 का आपको यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अब हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए ट्रेडिंग सेशन और आपके रिकमेंडेशन। हाय, गुड मॉर्निंग मानसी जी। मानसी, देखिए बाजार में पिछले सप्ताह हमने एक नया हाई बनते हुए देखा। एसटी इंडेक्स की क्लोजिंग पे भी एक न्यू हाई पे क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी बेहतरीन बनता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट भी है हमको देखने लगा। अगर हम यहाँ पे खरीदारी की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड के लिहाज से थोड़ा अवॉइड करने की सलाह होगी। अगर गिरावट होती है तो फ्रेश बाय रेकमेंड किया जा सकता है और इन स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली की चांसेस थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो फ्रेश लॉन्ग तो यहाँ पे नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर 35,000 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तो यहाँ पे एक पुल बैक कंटिन्यू रह सकता है 35,500 टू 36,000 तक के लिए। वहीं निफ्टी में भी हमारा जो जून सीरीज का जो हिसाब से रोल ओवर डेटा निकल के आए हैं तो 15,600 टू 15,800 के लेवल निकल के आ रहे हैं। जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 15,200 के स्टॉप लॉस से एंड 15,600 15,800 के लिए। वहीं बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। 34,800 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में भी बने रह सकते हैं। ऑन दी हाई साइड 35,800 36,000 तक के लेवल हमको जून सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जस्ट हाईलाइट करना चाहूंगा, इंडिया वीक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है
यहाँ पे हमने एक शार्प करेक्शन ऑलमोस्ट अपने 15 मंथ लोवेस्ट लेवल पे जाते हुए देखा है। तो उसके चलते एक कंफर्ट जो है वो डेफिनेटली बुल्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमको नजर आ रहा है। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित सचेजा जी जुड़ गए हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट और साथ ही कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया क्या है? जी देखिए, गोल्ड सिल्वर में जो रिस्क है ऐसा लगता है जारी रहेगा। लास्ट हफ्ते हमने देखा कि इन्फ्लेशन डेटा के आने के बाद एक करेक्शन देखने जरूर मिली थी, लेकिन इसके बाद दोबारा एक रिवाइजल देखने मिला है प्राइस में। तो मुझे लगता है कि बाइंग ऑन डिप का जो एक रुझान है वो गोल्ड सिल्वर दोनों बना रहेगा। इसके चलते गोल्ड में करीबन 48,750 के टारगेट लिए जा सकते हैं और सिमिलरली चांदी में मुझे लगता है कि करीबन 73,000 के ऊपर के टारगेट किए जा सकते हैं। तो बिग बाइंग की मैं सलाह देना चाहूँगा। ओके, कच्चे तेल पर करंट लेवल्स को देखते हुए क्या कोई बिकवाली की रणनीति फिलहाल मेंटेन की जाए? जी देखिए, करंट लेवल्स पे ऐसा लगता है थोड़ी प्राइस एलिवेटेड है, तो एक करेक्शन की जरूरत है आफ्टर अ बिग रैली लास्ट वीक। तो करेक्शन के लिए मैं कहना चाहूँगा करंट वैल्यू की 4,900 के करीब 4,880 से 900 के बीच बेचा जा सकता है। 4,920 के स्टॉप लॉस के ऊपर कर सकते हैं और वन साइड में 4,760 और अच्छे लेवल हमें देखने मिल सकता है। ऑल राइट, शुक्रिया अमित ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। नीलेश जैन ने आपको इंडेक्स पर अपना नजरिया बताया, उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी है, आपके सामने रखते हैं। कोफोर्ज पर खरीदारी की राय नीलेश की तरफ से आती हुई दिखी है। 3,680 के टारगेट्स को मानकर चलें, 3,470 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं टाटा कंज्यूमर में भी खरीदारी के ऑप्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। नीलेश जी का मानना है कि 670 तक के टारगेट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। 646 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। तो क्लियरली कोफोर्ज और टाटा कंज्यूमर दो ट्रेडिंग यहाँ पर आइडियाज नीलेश जैन की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का एक्शन यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन आपको बताने का। आज हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर कुशल जुड़ गए हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जिस तरह के नंबर्स जिनके आते हुए दिखे हैं वहाँ पर जो ब्रोकरेज रही है वो मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर कंपनियों की रिपोर्ट्स आई है और CLA से यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट्स दिए हैं। 1030 के लक्ष्य जो है वो ये देते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनले और जेफरीज की भी रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हुई नज़र आई है। और मानसी माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे फिर से कनेक्ट करता हूँ। कंप्यूटर में थोड़ा सा कुछ इशू हो गया है। हम वापस से कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कुशल, चलिए शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन फिलहाल हमें बताने के लिए। और कुछ तमाम ब्रोकरेजेस जो कि आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुशल की तरफ से आते हुए हमने देखे हैं और इन तमाम ब्रोकरेजेस के एक्शन एक एक कर हम आपके सामने रखते जाएंगे जैसे जैसे यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स 1 बजे के ट्रेडिंग सेशन में जब बुलेटिन 1 बजे का हम करते हैं वहाँ पर ब्रोकरेज का एक्शन तो फिलहाल बताते हैं, लेकिन M&M पर ब्रोकरेजेस यहाँ पर कुशल हमें बता रहे थे जहाँ पर आउट परफॉर्म और खरीदारी की रेटिंग्स तमाम ब्रोकरेजेस की तरफ से आते हुए दिखी। पर्टिकुलरली मक्वायरी यहाँ पर 960 के टारगेट्स इंटैक्ट रखे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 1010 से टारगेट 993 कर दिए हैं। कुशल फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं बताएं। बिल्कुल मानसी, मैं आपको क्लियरली सुन पा रहा हूं। और यहाँ पर आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की जो रेटिंग आती हुई दिखी है 1010 से उन्होंने लक्ष्य घटाकर 993 किए हैं। हालांकि जो रेटिंग्स हैं वो खरीदारी की अभी भी उन्होंने बरकरार रखी है। इनफैक्ट यहाँ पर नोमुरा की भी खरीदारी की राय आ रही है, पर यहाँ पर भी लक्ष्य घटाए हैं। 1165 से घटाकर 1085 के टारगेट्स वो देते हुए दिखे हैं। और CLA से यहाँ पर सबसे ज़्यादा लक्ष्य इनमें ये देते हुए दिख रहे हैं, 1090 के टारगेट्स हैं और इनकी खरीदारी की राय है। डिवीज लैब पर गोल्डमैन सैक्स
यहाँ पर खरीदारी की राय है और यहाँ पर इन्होंने टारगेट्स बनाए हैं 4,440 रुपए से 4,530 रुपए के, और जेफरीज भी अपनी खरीदारी की राय के साथ टारगेट्स इन्होंने भी बढ़ाकर 4,731 की है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर आप देखिए CLA से सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है खरीदारी की राय के साथ। इन्होंने अपने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 130 रुपए कर दिए हैं। हालांकि JP मॉर्गन ओवरवेट उन्होंने रेटिंग दी है, पर 110 रुपए पर लक्ष्य जो है उन्होंने बरकरार रखे हैं। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस की न्यूट्रल की रेटिंग है और 70 से बढ़ाकर 75 के टारगेट्स वो देते हुए दिखे। और अंत में सिटी यूनियन बैंक मैक्वेरी की राय है आउट परफॉर्म की, और उन्होंने 245 रुपए के टारगेट जो है इस बारी भी बरकरार रखे हैं। ऑलराइट, कुशल शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।